Hello everyone, welcome to Topper's Notes. Today is 27th April 2022 and we'll be discussing the following articles today. So the first news is the quarrel over Kuril Islands. So basically जो Kuril Islands वाला issue चल रहा है उस पर एक article है. Next, a docket full of unresolved constitutional cases. तो जो constitutional cases हैं basically constitutional issues हैं उनके जो resolution पे एक article आया है. नेक्स्ट इज करंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंकरिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन. तो बेसिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं अभी बेसिकली जो इन्फ्लेशन का इशू है या बाकी जो इश्यूज हैं उस पर एक आर्टिकल है. नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट डिजीज़ इन एन इकोनॉमी. तो एक कॉस्ट डिजीज़ नाम की एक टर्म होती है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उस पर एक आर्टिकल आया है. नेक्स्ट इज लेबर पार्टिसिपेशन डिप्स फ्रॉम 40% टू 46% इन 6 ईयर्स. तो बेसिकली 6 सालों में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 46% से 40% पर आ गई है. उस पर एक न्यूज़ आर्टिकल है. नेक्स्ट माओइस्ट टॉर्च बस नियर आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर. तो बेसिकली जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला जो इशू है बेसिकली छत्तीसगढ़ एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उस पर एक आर्टिकल आया है. करंट कॉन्टेक्स्ट है, उसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बाकी डायमेंशंस का वर्ड है. नेक्स्ट इज इंडिया इज़ द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर. तो बेसिकली एक नई रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो यूएस और चाइना के बाद में थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है. नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA कोविड-19 वैक्सीन्स. तो बेसिकली mRNA वैक्सीन्स पर एक आर्टिकल है कि mRNA वैक्सीन्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन से कैसे अलग होती हैं, उस पर एक आर्टिकल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये न्यूज़ है डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं. सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सब सेक्शंस आएंगे वेरियस स्टेटूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडीज़. कोर्ट के सामने बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से, और इनकी हियरिंग, इनकी प्रॉपर जजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है आप जुडिशरी की उसको सिक्योर किया जा सके. जहाँ यहाँ पे आप थोड़ा सा एक स्टेटस देख सकते हैं कि जैसे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके सामने लगभग 2.76 करोड़ केसेस पेंडिंग है. हाई कोर्ट में ये नंबर 43 लाख का है, एंड सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें तो वो नंबर है 54,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं. एंड इसका प्राइमरी रीज़न है कि जो शॉर्टेज है जजेस की इन एवरी कोर्ट, जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट में भी आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि जजेस जो हैं वो काफ़ी कम हैं. अगर आप नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसमें इंडिया ओनली 17 जज पर मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 10 लाख लोगों के बीच में सिर्फ 17 जजेस हैं इन इंडिया. वो नंबर आप यूएस में देखें तो 107 के आसपास है और यूके में 51 के आसपास है. तो इंडिया को इसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था उस वक्त एक प्रपोजल गया था कि अगर कोई फंडामेंटल राइट के ब्रीच के ऊपर कोई पिटिशन फाइल होती है कोर्ट के सामने, तो वो डिसाइड हो जाना चाहिए 1 मंथ के भीतर. अब लेकिन ऐसा हुआ कि ये प्रपोज़ल वर्क नहीं किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हो पाया. अब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये एक क्रूशियल क्वेश्चन को रेज करती है अबाउट द स्टेट्स पावर, देयर कैपेबिलिटीज़ रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर आउटकम ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स. अगर केस पेंडिंग की बात करें तो जितने लंबे टाइम तक ये पेंडिंग रहते हैं, यानी कि हैंगिंग कंडीशन में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के कमिटमेंट को, जो कि रूल ऑफ लॉ को सिक्योर करने की बात करती है. कुछ इंपॉर्टेंट पेंडिंग केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बारे में देख लेते हैं. उनमें से एक केस ये है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लिया गया था. इसके ऊपर भी कई पिटिशंस आई हैं, जिनमें से ये एक है. अब ये क्वेश्चन करता है
ये सेंटर की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करता है कि अगर किसी स्टेट में आर्टिकल 356 अप्लाइड है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी चल रही है, तो क्या थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वहाँ परमानेंट और इरिवर्सिबल अल्ट्रेशन किए जा सकते हैं क्या? आई मीन ये एक बहुत ही अच्छा कंसर्न है कि इन केस इन ऑर्डर टू डू सम बेंचमार्क चेंजेस इन ए पर्टिकुलर स्टेट, वहाँ पे अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा के क्या इस तरह के जो चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? सो ये एक केस है जो पेंडिंग है। उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है, इससे रिलेटेड केस है जो कि पेंडिंग है कोर्ट के सामने, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसके ऊपर हमेशा से उंगलियां उठती आई है, क्योंकि इसमें क्या है कि लिमिटलेस एनोनिमस कॉरपोरेट डोनेशंस मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि इलेक्शन प्रोसेस को इंटायरली ओपेक बना देता है और स्ट्रक्चरली बायस बना देता है पीपल के लिए, कॉमन पीपल के लिए। वैसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2013 में एक पिटिशन आया था कि ये जो सीबीआई है वो किसी स्टेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं आया है, वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंदर आया है, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से। सो वहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि सीबीआई के एग्जिस्टेंस पे कि क्या इनको वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए जो इनको अभी मिल रही है। सो ये जो अपील थी वो इमिडिएटली स्टे कर गई, इस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया गया, क्योंकि जब से ये अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है इस पे कभी भी कोई भी हियरिंग अभी तक नहीं हुई है। ऐसे और केस हैं कि जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर है, जो अभी तक अनहर्ड है, जिसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। और सेक्शन 43D जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का, ये भी काफ़ी वक्त से पेंडिंग चल रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थे जो पेंडिंग है। इसके अलावा और भी कई केसेस हैं जो जिनकी हियरिंग बहुत ज़रूरी है टू टेस्ट जुडिशरीज कॉम्पिटिटिवनेस। सो इसके रिपरकशंस हो क्या रहे हैं कि इससे क्या है, जुडिशरी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें स्टेटस क्वो की जो कंडीशन रहती है, सिनारियो रहती है, वो पार्टीज़ को तो बेनिफिट करती है, बट जुडिशियल इवेशन का जो इशू है उसको रेस करती है, जो कि अल्टीमेटली जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन करती है और उसको डैमेज करती है। क्योंकि अगर ओपन जुडिशरी की अगर बात करें तो जब एक कोर्ट कोई केस डिसाइड करता है तो उसकी रीजनिंग को पब्लिकली स्क्रूटिनाइज किया जाना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए। ये होता है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशरी। अब क्योंकि इस तरह का कोई भी डिसीजन अब्सेंस है, केसेस जो हैं वो पेंडिंग है कोर्ट के सामने, तो देयर इज़ नो जजमेंट, एंड अब देयर इज़ नो जजमेंट सो नो रीजनिंग। सो पब्लिक के साथ को इंगेज करने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इन सब चीज़ों में। सो और इस तरह की जो पेंडेंसी होती है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालती है रूल ऑफ लॉ के क्रियान्वयन पे, आई मीन उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे। सो प्रीलिम्स टेक अवे यहाँ पे ये है कि जुडिशियल जो इवेजन होता है इन केसेस में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग पावर्स, ज्यूरिडिक्शन और किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जजेस, नंबर ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग डिस्प्यूट ओवर कुरिल आइलैंड बिटवीन जापान एंड रशिया। ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब टॉपिक आएंगे बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग विच अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। सो जापान का जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है जो लॉन्च हुआ है 2022 के लिए, इन्होंने ये जो कुरिल आइलैंड्स है, जिन आइलैंड्स पे रशिया का कब्जा है, उसको पहली बार इन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन एक वर्ड यूज़ किया है अपने इस ब्लू बुक में। ये फर्स्ट टाइम है इन 2 डेकेड्स
कि जापान ने इस तरह का फ्रेज यूज़ किया है रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि इससे पहले जापान थोड़ा सॉफ्टर लैंग्वेज यूज़ करता था फ्रॉम 2003, और इस आइलैंड को सिर्फ डिस्प्यूटेड ही बताता था, जो कि कंसर्न है रशिया और जापान के बायलैटरल टाइज के ऊपर। ये जो कुरिल आइलैंड है, जिसे जापान नॉर्दर्न टेरिटरीज भी बोलता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आइलैंड्स का ग्रुप है, ये है कुरिल आइलैंड्स। जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापान ने जब सरेंडर कर दिया था, तो उस वक्त रशिया ने इन सारे आइलैंड्स के ग्रुप को एक तरह से ऑक्युपाई कर लिया था, और तब से अब तक जापान इन आइलैंड्स को लेके रशिया से काफ़ी हद तक डिस्प्यूट की कंडीशन में है। ये जो कुरिल आइलैंड है वो सेट ऑफ 4 आइलैंड है, जो कि सी ऑफ ओस्टोक और पैसिफिक ओशन में है। बोथ जापान और रशिया इसकी सॉवरेनिटी पे क्लेम करते हैं, जो कि रशिया ने कंट्रोल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 1949 तक जो सोवियत यूनियन थे, उन्होंने सारे जापान के जो रेसिडेंट थे, जो इन आइलैंड्स में रहते थे, उनको यहाँ से निकाल खदेड़ा, और उसके बाद से रशिया यहाँ से यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, वो उसके बाद से यहाँ पे ऑक्युपेशन प्रॉपर करके ही रखा है। जापान को उसके बाद से किसी भी तरह का कब्जा यहाँ पे नहीं मिला है। जो जापान है वो क्लेम करता है कि जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो अर्ली 19th सेंचुरी से ही जापान का हिस्सा रहा है। इस पे रशिया का कोई भी क्लेम नहीं बनता। अब ये जो डिस्प्यूट है उसका रीज़न देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जापान, ये जो आइलैंड्स है वहाँ पे जापान की सोवरेनिटी जो है वो कई बार कंफर्म की जा चुकी है। जैसे कि एक ट्रीटी थी, सिमोदा ट्रीटी ऑफ 1855 में जो हुआ था, उसमें जापान इन आइलैंड को प्रॉपर कंट्रोल करता था। जो 1875 की जो ट्रीटी थी, जिसे ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वो भी जापान का क्लेम इस पे प्रूफ करती है। या फिर पोर्ट्समाउथ ट्रीटी जो 1905 थी, जो साइन किया गया था रशिया और जापान के बीच में, उस वक्त का रशिया, तो जो 1904 और 5 में साइन किया गया था, जिसमें रशिया को जापान ने हराया था। वहाँ पे भी जापान का ही क्लेम यहाँ पे प्रूफ होता है। लेकिन इसके जवाब में रशिया याल्टा एग्रीमेंट जो 1945 में हुआ था, या पोट्सडेम डिक्लेरेशन जो 1945 में हुआ था, या फिर जो सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी हुई थी 1951 में, उसको इसका लीगल एविडेंस मानता है कि रशिया का जो ऑक्युपेशन है इन आइलैंड्स ग्रुप पे, उसको जापान ने उस वक्त एक्नॉलेज किया था, तो ये अब परमानेंटली रशिया का ही पार्ट है। जापान का काउंटर स्टेटमेंट्स में ये आता है कि जो सेंट फ्रांसिस्को ट्रीटी है, जिसके बारे में रशिया बात कर रहे हैं, तो वो पिक्चर में आएगा ही नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने कभी भी पीस ट्रीटी को साइन किया नहीं था। इसकी बात रशिया नहीं कर सकता। जापान का ये कहना है कि जो 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये इनफैक्ट कुरिल चेन का पार्ट है ही नहीं, ये अलग ही आइलैंड है जो जापानी आइलैंड है, और कुरिल आइलैंड में इसको शामिल नहीं किया जा सकता। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर में इंगेज थी, उन्होंने लगभग किसी ना किसी टाइप की पीस ट्रीटी साइन कर रखी है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जापान और रशिया अभी भी वॉर में हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं की है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। 1956 में जब जापान के पीएम सोवियत यूनियन के विजिट पर गए थे, तो ये ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो 4 आइलैंड्स हैं, इसको शायद जापान को वापस किया जाएगा एक पीस ट्रीटी साइन करने के बाद। लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई पीस ट्रीटी तो साइन नहीं हो पाई। लेकिन जापान सोवियत जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, उसके तहत इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो स्टोर हो गए थे। ये 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो जापान गए, तब उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ये जो आइलैंड्स हैं, कुरिल आइलैंड्स जो हैं, वो एक सब्जेक्ट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के। ये 1991 में इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि उससे पहले तो वो इस तरह का किसी भी जापान के क्लेम को मानते ही नहीं थे।
सो इसको रिजॉल्व करने के लिए कितने अटेम्प्ट हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सिंस 1991 इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं कि किसी तरह एक पीस ट्रीटी साइन हो जाए। जो मोस्ट रिसेंट था वो पीएम शिंजो आबे की टेन्योर के दौरान लिया गया था, जब एक जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक इनिशिएटिव ली गई रिगार्डिंग दिस डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। सो ये दोनों कंट्री हैं, उन्होंने एग्री किया है बाइलेटरल नेगोशिएशंस जो 1956 में जापान सोवियत जो जॉइंट डिक्लेरेशन इन्होंने डिक्लेयर किया था उसके अकॉर्डिंग। अगर ये 1956 डिक्लेरेशन की बात करें तो रशिया वॉज विलिंग टू गिव 2 आइलैंड बैक। जो 2 आइलैंड है 4 में से, उनमें से 2 रशिया देने के लिए तैयार था, जिनमें से एक था सिकोटैन आइलैंड और दूसरा हेबोमाई आइलैंड, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हुआ नहीं। अब जापान काफ़ी डेस्परेट है रशिया के साथ अपने बायलेटरल टाइज को सुधारने में, टू जस्ट डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी नीड्स, क्योंकि रशिया में काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और अदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है रशिया में। सो जापान अपने इस पॉसिबिलिटी को डाइवर्सिफाई और एक्सप्लोर करना चाहता है, और रशिया भी अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, क्योंकि जापान के रूप में उसको एक बहुत अच्छा बायर मिल जाएगा। लेकिन जो दोनों कंट्री हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह की किसी भी टाइप की रिजोल्यूशन या पीस ट्रीटी को हमेशा से ही नहीं होने दिया है। सो ये था इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। सो फॉर प्रीलिम्स ये जो कुरिल आइलैंड हैं और ये कौन से सी में हैं, कौन कौन से कंट्री को टच करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज इट इन दिस न्यूज़। सो ये न्यूज़ है कि जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो है ये काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को एंकर कर रहा है, यानी कि बढ़ावा दे रहा है। लोगों को ये डर है कि महंगाई जो है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये आएगा GS3 के अंदर, सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मिल्टन फ्रीडमैन एक काफ़ी रिनोन्ड इकोनॉमिशियन थे। इनका एक फेमस कोट है कि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट एनी लेजिस्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन एक किसी तरह का टैक्स के बराबर है जो कि बिना किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के या किसी तरह के लेजिस्लेशन के साथ आता है। सो ये काफ़ी हद तक एक एडिशनल बर्डन है ऑन पब्लिक एज वेल एज ऑन गवर्नमेंट। सो RBI ने रिलीज़ किया है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड मार्च 2022 के लिए, जिसमें ये जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं जनरल पब्लिक के, उसको एक तरह से नोट किया गया है, जिसमें कि लगभग 6000 अर्बन हाउस होल्ड शामिल थे जो कि थे 19 मेजर सिटीज़ के अक्रॉस। सो इन्फ्लेशन की अगर बात कर लें तो महंगाई का बढ़ना, कोई भी कॉमोडिटी जो जनरल पब्लिक को डे टू डे बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, उनकी अगर प्राइसिंग बढ़ रही है तो वो जाहिर है इन्फ्लेशन को आमंत्रण नहीं दे रहा है। सो इन्फ्लेशन के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे जो इन्फ्लेटर्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली एक ऐसे मीडियम रोल प्ले करते हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, उनको बेनिफिट करता है। कभी कभी इन्फ्लेशन जो होता है वो इकोनॉमिक रिसेशन की जो सीवियरिटी है उसको कम करता है। ये बोरोवर्स को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट पे लोन्स और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो डिस्टॉर्शन ऑफ रिलेटिव प्राइसेस, जो कि प्राइसिंग चल रही होती है उसमें काफ़ी हद तक डिस्टॉर्शन हो जाता है। हाई अनसर्टिनिटी हो जाती है इन द इकोनॉमी। इनकम डिफ्यूज़न जो होता है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको चोट पहुंचती है इससे। जो फिक्स्ड इनकम रेसिपिएंट होते हैं उनको भी इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है। जो इम्पोर्ट है उसकी प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ती है,
नेशनल सेविंग को ये कम करती हैं। तो इस तरह के बहुत से डिसएडवांटेज हैं जो कि इन्फ्लेशन की वजह से होते हैं। सो जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन पे, जो जनरल इम्पैक्ट होता है वो हर किसी पे होता है, लेकिन ये हाई इन्फ्लेशन एडवर्सली अफेक्ट करती है टू द पुअर, बिकॉज उनकी डे टू डे बेसिस पे जो जैसे एफएमसीजी जो जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले रिटेल इन्फ्लेशन का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से ये पुअर्स को एडवर्सली अफेक्ट करती है। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इस तरह के एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि प्राइसेस इन फ्यूचर और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उसके लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, जिससे और फर्दर जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो इस तरह का जो एक्सपेक्टेशंस होता है उनसे नेगोशिएट होता है कि हाई वेज, हाई रेंट, इस तरह की चीज़ों का नेगोशिएशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जो कि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कई वे में जो है इन्फ्लेशन को और ज़्यादा फ्लेम देती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, ये क्या है? ये एक तरह का रिपोर्ट है जो कि पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और ये पब्लिश किया जाता है हर दूसरे महीने, जब आरबीआई बेस रेट को डिसाइड करती है कि वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये सर्वे एक तरह का क्वालिटेटिव रिस्पांस लेता है फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड की प्राइस चेंजेस के क्या नेचर होने वाले हैं, और ये होता है 3 मंथ्स अहेड एंड आल्सो 1 ईयर अहेड के पीरियड में। जो लास्ट 2 ईयर्स के जो सर्वेस आ रहे थे इससे रिलेटेड, वो हर इंडिविजुअल का परसेप्शन था ड्यूरिंग कोविड-19 के जो वेव्स चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड चीज़ें थी लास्ट 2 ईयर्स से। ये जो सर्वे है ये बिहेवियरल चेंजेस को भी देखती है व्हेन इट कम्स टू द प्राइस एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और ये जेंडर बेसिस पे भी इसको एक डिवाइड देने की कोशिश करती है। अब ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है, ये आखिर हाई क्यों है? जनरली सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को भी इससे बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब टेम्पररी प्राइस शॉक लगता है या फिर किसी तरह का ड्रॉट या डिस्रप्शन जैसी चीज़ें होती है इन ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये एक परमानेंट इन्फ्लेशन को ही दावत देती है, क्योंकि रिसेंट जो डिस्रप्शंस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो एक तरह का कंसर्न पैदा कर रही है कॉमन पीपल एंड कॉमन कस्टमर्स के बीच में कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जब तक इसका किसी भी तरह का आउटपुट ना निकल जाए। अब ये इफेक्ट कैसे होता है? तो जैसे जो गुड्स हैं जिसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता है, जैसे कि ग्रॉसरीज, वो लो प्राइस्ड होते हैं लेकिन हाई वॉलेटिलिटी रखता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करने वाले आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे लो प्राइस्ड पोटैटो या मिल्क या फिर एप्पल हैं जिसको फ्रिक्वेंटली लोग परचेस करते हैं, वो शेप बनाता है एग्रीगेट इन्फ्लेशन का, अब ना कि जो इनफ्रिक्वेंटली खरीदा जाता है, जैसे कि एक हाई प्राइस्ड कार, उसके प्राइस में चेंजेस से इन्फ्लेशन को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा एफएमसीजी का जो सेक्टर है उससे पड़ता है। इस सर्वे में एक जेंडर का भी एंगल डाला गया है, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो वुमेन है उनका जो एक्सपेक्टेशन है हाई इन्फ्लेशन का वो मेन से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसको एक तरह से एक थ्योरी के तहत एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि वुमेन है वो मोर पेसिमिस्टिक होते हैं देन मैन, एंड उनका इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक भी इसी तरह का होता है कि वो हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लेकिन एक न्यू स्टडी ने रिवील किया गया है कि ये एक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल है जो कि डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करती है, बिकॉज क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह की इनकम इनइक्वालिटी का सिचुएशन है या कई चीज़ों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सिचुएशन रहा है, तो ये एक तरह का डाइवर्जेंस है फ्रॉम मैन टू वुमेन। इसके ऊपर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि आखिर ये इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर आखिर आता कैसे है कि मैन
लेस सेंसिटिव टू प्राइस एक्सपेक्टेशंस एंड वुमेन हैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है और उसके ऊपर स्टडी किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं होम मेकर्स, जिसमें ऑब्वियसली वुमेन डोमिनेट करते हैं। दूसरा कैटेगरी है फाइनेंशियल सेक्टर एम्प्लॉयज़ का, जो कि डोमिनेटेड बाय मैन ही होता है। तो जो होम मेकर्स हैं ये हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को लेके ही चलते हैं, रेदर देन गोइंग थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि उनको पर्टिकुलरली एक डेटा चाहिए या ट्रेंड चाहिए जिससे वो ये डिसाइड करें कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है या फिर नहीं बढ़ने वाला है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड जो आरबीआई रिलीज़ करता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो जेंडर इन्फ्लेशन का जो एक कैटेगरी जो बना है इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर में, ये भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज इट इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट डिजीज़ इन एन इकोनॉमी। ये कॉस्ट डिजीज़ काफ़ी एक नया सा टर्म है, सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये पूरा आर्टिकल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करती है कि आखिर ये कॉस्ट डिजीज़ है क्या। सो ये कॉस्ट डिजीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये विलियम जे बॉमोल और विलियम जी बॉर्डन ने दिया था 1965 में। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स द एनाटॉमी ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके तहत ये कहते हैं कि ये जो कॉस्ट डिजीज़ का कॉन्सेप्ट है ये है कि इंक्रीज इन वेजेस, यानी कि जो लेबरर हैं उनके वेजेस में इंक्रीज होता है विदाउट एनी इन्हेंस और अपस्किलिंग देयर प्रोडक्टिविटी लेवल। यानी कि लोगों के लेबर्स हैं उनके वेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो स्किल्स हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसी रेट से नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी उनके वेजेस बढ़ रहे हैं। अब ये जनरली होता क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स जो नौकरी दे रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, क्योंकि जो लेबर की जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। अब एम्प्लॉई जो है वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक नहीं बढ़ रही है पर्टिकुलर एम्प्लॉई की, लेकिन एम्प्लॉयर जो है कई केसेस में मजबूर है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है हाई पेज पे करने के अलावा, क्योंकि ये जो लेबरर हैं वो किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे फॉर हायर वेज। सो यहाँ पे जो लेबर हैं वो एक तरह का नॉन स्पेसिफिक रिसोर्स है जिसको अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़ यूज़ किया जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ, जहाँ पे आप देखिए कि ट्यूशन एंड कॉलेज फ़ी है ये किस हद तक राइज हुआ है थ्रू आउट द ईयर। इट्स वे मोर देन मेडिकल केयर, शेल्टर, फूड एट होम, इवन टॉयज़ जो पहले काफ़ी महंगे हुआ करते थे, आज के डेट में ये थोड़े सस्ते हैं। और अदर चीज़ें जो हैं जैसे कि मेडिकल केयर या ट्यूशन कॉलेज फीस ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे वेजेस एक सर्टेन लेवल तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अब सपोज़ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सडनली क्रॉप उगाना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा कि जो लेबर होंगे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से दूर होते जाएंगे, और इन केसेस में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लेबरर को ज़्यादा वेज देंगे इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले लेबर हैं वो चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टू अर्न हाई वेजेस। और ये ट्रेंड तब तक चलता रहेगा हाई वेजेस का जब तक कि वेजेस एक सर्टेन लेवल को टच ना कर दे, जिसके बाद किसी भी तरह की प्रॉफिट ना हो किसी भी एंटरप्रेन्योर को। सो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी वेजेस इतने बढ़ गए
कि अब ना तो यहाँ पे के प्रॉपर प्रोडक्टिविटी दिख रही है और ना ही किसी तरह का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो ये एक तरह के नॉन प्रॉफिट वाला सिचुएशन आ जाता है। ऐसे ही इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होता है, क्योंकि वेजेस काफ़ी हद तक बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली राइज इन कंपटीशन एमंग एम्प्लॉयर्स, क्योंकि लेबरर्स या एम्प्लॉई जो होता है वो स्विच कर जाता है फॉर हायर वेजेस एंड हाई सैलरी, और जो कि एक एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज ही हैव टू हायर अ स्किल्ड वन और विच इज़ चैलेंजिंग फॉर हिम टू। अब ये हाई वेजेस जो है इसका रिफ्लेक्शन सीधे सीधे इकोनॉमी पे होता है, बिकॉज हाई वेजेस विल रिफ्लेक्ट इन द प्राइस दैट कंज्यूमर विल हैव टू पे नाउ फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो कंज्यूमर्स होंगे उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए अब हायर प्राइसेस पे करने होंगे बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द प्रोडक्शन मैनर, बिकॉज ऑफ जो रिक्वायर्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो काफ़ी हद तक महंगे हो गए हैं। और इससे क्लियर एक आइडिया ये आता है कि देयर इज़ नो परफेक्ट लिंक बिटवीन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड वेजेस। ये जरूरी नहीं है कि अगर लोगों की सैलरी या वेजेस बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आइडियल केस देखें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइसेस, आई मीन जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाता है इन द इकोनॉमी, अगर आइडियल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें। सो ये जो कॉन्सेप्ट है अब कॉस्ट डिसीज़ वाला, ये पर्टिकुलर सिनारियो में ही होता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं इन द इकोनॉमी कि इस तरह की कंडीशंस भी इकोनॉमी को झेलने पड़ते हैं। सो यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो प्रोडक्टिविटी है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं रियल वेजेस पे, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज इट इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि 40% पे आ गया है फ्रॉम 46% इन 6 ईयर्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस होंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसमें ये पाया गया है कि सिर्फ 40% ऑफ इंडियन जो कि लीगल एज के हैं, जिनको काम आई मीन लीगल एज ऑफ वर्किंग है या फिर जॉब के लिए देख रहे हैं, वो लगभग ओनली 40% है इन 21-22। अब ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसमें एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लोग अपॉन डिवाइडेड बाई जो सिविलियन नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉपुलेशंस हैं, जो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के भी हो सकते हैं। सो इनका एक रेशियो निकाला जाता है और इसके तहत निकलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये एक मेज़र है टू एनालाइज वर्किंग एज पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी, यानी कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोगों के पास काम नहीं है, ये इसका एक तरह का एनालिसिस डेटा है। सो इसमें कंसिडर किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि वर्किंग है या फिर लुकिंग फॉर वर्क, जो कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। अब इनमें जो कि जॉब के लिए नहीं देख रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जैसे कि जो फुल टाइम स्टूडेंट है या फिर जो मॉम्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या फिर जो एल्डर पीपल हैं जो 64 ईयर्स से ज़्यादा हैं, इनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो जो करेंट सिनारियो जो है इंडिया का वो देख लेते हैं। इसमें ये डेटा सामने आया है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो 15% से 9.2% तक डिक्लाइन हुआ है। और अगर पिछले 6 साल की बात करें तो जो इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन है वो 445 मिलियन से 435 मिलियन तक आ गई है। करेंटली अगर इंडिया की डेमोग्राफी देखें तो लगभग 108 करोड़ पीपल हैं जो 15 साल या फिर उससे ज़्यादा हैं,
जो कि लीगली एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो कि काम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में जाके। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, जो कि ऑलरेडी ही लो डबल डिजिट में था, वो और फर्दर डिक्लाइन हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ऑब्वियसली फ्रॉम कोविड-19 इफेक्ट आल्सो। 16-17 में लगभग 15% वुमेन थे जो कि एम्प्लॉयड थे या फिर जॉब के लिए सीख कर रहे थे, लेकिन 2021-22 में ये डेटा 9.2 पे रिड्यूस हो गई है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। सो ये जो डिक्लाइन या डिप है पार्टिसिपेशन रेट का, ये हाई था अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन 44% से गिर के 37% पे आ गया, जो कि 7 परसेंटेज पॉइंट का एक ड्रॉप दिखाता है। रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो ये पहले 46.9% हुआ करती थी, जो कि अब 41.4% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। जो कि 24 स्टेट्स हैं, उनमें से जो 23 स्टेट हैं, इनमें डिक्लाइन देखा गया है मार्च 22 में व्हेन कंपेयर टू मार्च 2016, यानी कि पिछले 6 सालों की अगर बात करें तो मार्च 22 के अकॉर्डिंग ये जो डिक्लाइन है वो काफ़ी हद तक हुए हैं, और इसमें कोविड का भी एक फैक्टर आता है। ये जो रेट है वो ड्रॉप हुए हैं लगभग सभी स्टेट में, सिर्फ राजस्थान को छोड़ के। राजस्थान में ये ड्रॉप रजिस्टर नहीं हुआ है। और अगर बात करें कि मोस्ट डिक्लाइंड स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डिक्लाइन देखा गया है, वो हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट अभी लगभग 54% और 56% के आसपास है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या रहा है, कितना रहा है, इसमें इम्प्रूव होने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस टाइप के। और जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके बारे में थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज इट इन दिस न्यूज़। माओइस्ट्स टॉर्च बस नियर आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर। तो बेसिकली आंध्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो कोंटा एरिया कमेटी है, बेसिकली जो बैंड सीपीआई की एक विंग है बेसिकली, तो उसने क्या किया है कि एक प्राइवेट बस को आग लगा दी, जिसकी वजह से जो 40 पैसेंजर्स थे उनको हार्म सहना पड़ा। ऑलराइट, और ये हुआ कहाँ पे है? नियर द नेशनल हाईवे नियर सरीवेला इन चिंतूड़ एजेंसी एरिया ऑफ अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। ऑलराइट, तो ये जो इंसिडेंट है ये आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया के बहुत ज़्यादा पास में हुआ है। माओविस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया, जो सरीवेला कोथुरू एरिया है जो कि चिंतूर पुलिस हेडक्वार्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ एक आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पर भीड़ कम है, तो बेसिकली उस एरिया को इन्होंने चुना। ऑलराइट, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशंस फॉर माओविस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दंडकारण्य एरिया। तो दंडकारण्य एरिया है, वहाँ पर जो माओविस्ट हैं उनके लिए मेजर लोकेशन है सराईवेला कोथुरू ब्लॉक। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जिनको कॉमनली माओविस्ट बोला जाता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में नक्सलाइट्स बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है, तो ये एक तरीके की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। इनका जो नेम है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में एक विलेज है नक्सलबाड़ी, उससे डिराइव किया गया है। और ये एक तरीके से लोकल लैंडलॉर्ड, स्टार्ट जब हुआ था ये नक्सलिज्म या फिर माओइस्ट जो रिबेलियन शुरू हुआ था, बेसिकली ये लोकल लैंडलॉर्ड जो थे, जो लोकल घरेलू ज़मींदार थे, उनके खिलाफ शुरू हुआ था और बाद में ये बहुत ज़्यादा फैल गया। तो बेसिकली ये जो अपना एरिया है, यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जो रेड मार्क्ड है एरिया झारखंड छत्तीसगढ़ वाला, यहाँ पर ये LWE बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और जो नए एरियाज़ है बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के, वो हैं आसाम और मणिपुर। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका बहुत मॉडरेटली इफेक्टेड है, और सबसे कम इफेक्टेड स्टेट्स हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स, बेसिकली केरला के कुछ पार्ट्स। तो ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा बहुत कम इफेक्टेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये जो नक्सल रिबेलियन था, ये शुरू कैसे हुआ था? इट वॉज इनिशिएटेड इन 1967 with an objective of rightful distribution of the land to working peasants under the leadership of कानू सान्याल एंड जगन संथाल। तो बेसिकली 1961 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो वर्किंग पेजेंट्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कानू सान्याल और जगन संथाल के लीडरशिप के अंदर चालू हुआ था।
The movement has spread across the eastern India in less developed areas of states such as Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. अब ये क्या हुआ कि जो ईस्टर्न इंडिया के जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जो पहले की एरियाज थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट हुआ, डेवलप हुआ. इट इज़ कंसिडर्ड दैट नक्सल सपोर्ट माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एंड आइडियोलॉजी. तो ये माना जाता है कि जो नक्सल लोग होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, वो बेसिकली माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं. अब माओइज्म होता क्या है? बेसिकली ये एक कम्युनिज्म का ही एक विंग है, ब्रांच है, जो कि माओ से तुंग द्वारा डेवलप की गई थी. इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट पर कब्जा किया, इनकी जो डॉक्ट्रिन है इसके अकॉर्डिंग एक कोई भी स्टेट पर कब्जा कर सकते हैं बाय आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक alliances. All right, the region affected by left wing extremism is referred to as red corridor. तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थोड़ा प्रेवलेंट है उसे बोला जाता है रेड कॉरिडोर. ऑल राइट, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो ये नक्सलवाद जो है इसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट इज ट्राइबल डिस्कंटेंट. तो बेसिकली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट थी 1980 वाली, इसमें क्या ट्राइबल्स को टारगेट किया गया था. तो ट्राइबल्स को वजह से, उसकी वजह से ट्राइबल्स को लगा कि उनके जो राइट्स हैं वो छीन लिए जा रहे हैं, उनका एलियनेशन किया जा रहा है. तो इस वजह से डिसकंटेंट की वजह से ये डेवलप हुआ. ऑलराइट, और बेसिकली क्या कि ट्राइबल पॉपुलेशंस को उनके जो एरियाज़ हैं, उनका जो हैबिटेट है वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया फॉर माइनिंग ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए उनको डिस्प्लेस किया. तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये ट्राइबल डिसकंटेंट हुआ और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जन्म हुआ. ईजी टारगेट्स फॉर माओइस्ट्स. टारगेट जो है बेसिकली सच पीपल डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लिविंग आर टेकन इनटू नक्सलिज्म बाय माओइस्ट. तो बेसिकली जिन लोगों के पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो लोग को ल्योर कर लिया जाता है बाय नक्सलाइट्स. ऑलराइट, माओइस्ट प्रोवाइड आर्म्स एंड अम्यूनेशन एंड मनी टू सच पीपल. जो माओइस्ट लोग होते हैं वो बेसिकली इन लोगों को आर्म्स, एम्यूनेशन, जो हथियार होते हैं, पैसा होता है, ये प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट रीज़न इज गैप्स इन द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. ऑलराइट, तो जो बेसिकली गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो क्या होता है कि कुछ हद तक जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, नक्सल इफेक्टेड एरियाज़ हैं, कई बार उस जगह पर बाइस हो जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे बनते हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, तो वो उनकी जो नीड्स है उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में जो नक्सलाइट्स होते हैं उनमें डिसकंटेंट ज़्यादा डेवलप होता है. ऑलराइट, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस टू फाइट विद द नक्सलाइट्स. बेसिकली हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस जो है गवर्नमेंट एजेंसीज की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से नक्सलाइट से फाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि जो कई जो जंगलों के अंदर जो गांव होते हैं वो बेसिकली प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते हैं विद द रोड्स, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक होता है वहाँ पर, तो बेसिकली उनका कनेक्शन नहीं बैठ पाता है विद द मेन स्ट्रीम इंडिया, और इस वजह से क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं. नेक्स्ट, नो फॉलोअप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली वहाँ की लोगों की नीड्स को एड्रेस करने के लिए फॉलोअप नहीं करता है, उनको प्रॉपर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है. ऑलराइट, कन्फ्यूजन ओवर टैकलिंग नक्सलिज्म एज अ सोशल इशू और एज अ सोशल थ्रेट. तो बेसिकली नक्सलिज्म एज अ सोशल इशू टैकल किया जाए या फिर सोशल थ्रेट टैकल किया जाए, इसमें जो एजेंसीज हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से वो नीड्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते. यह भी एक रीज़न है फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. Now, what are the various government initiatives to find left wing extremism? तो पहला है जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रे हाउंड. तो 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था एज एन एलीट एंटी नक्सल फोर्स. तो ये नक्सलिज्म से लड़ने के लिए एक फोर्स डेवलप की गई थी, इसका नाम था ग्रे हाउंड्स. नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन हंट. ये 2009-10 में शुरू किया गया था, और बेसिकली नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में क्या किया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था ताकि नक्सलाइट्स को पकड़ा जा सके, नक्सलिज्म के जो इंसिडेंसेज हैं उनको कम किया जा सके. नेक्स्ट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स. 2018 में शुरू किया था, और बेसिकली जो वो डिस्ट्रिक्ट्स है, वो एरियाज़ जो कि नक्सल अफेक्टेड है, नक्सलिज्म अफेक्टेड है, और जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट इज समाधान डॉक्ट्रिन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज एज वेल एज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. ऑलराइट,
and it stands for smart leadership, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, dashboard based KPIs, harnessing technology, action plan for each theater and no access for financing. तो समाधान का फुल फॉर्म ये है. रोशनी क्या है? बेसिकली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसे पहले आजीविका स्किल्स योजना बोला जाता था, ठीक है. तो ये बेसिकली 2013 में लॉन्च की गई थी, और ये जो रोशनी है ये एक इनिशिएटिव था इसी योजना के अंदर फॉर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ फ्रॉम 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 9 स्टेट्स. तो बेसिकली जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पुअर हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो इसकी वजह से वो नक्सलिज्म की तरफ टिल्ट होते हैं, तो उनकी इस इशू को एड्रेस करने के लिए ये एक स्पेशल इनिशिएटिव किया गया था, ताकि इस इशू को जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इशू है इसको एड्रेस किया जा सके. इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड रेजिंग ऑफ सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व बटालियन, CRPF battalions like Cobra Battalion, Bastaria Battalion, etc. were done by the government to curb the menace of left-wing organizations. तो बेसिकली बहुत सारे इंटेलिजेंस शेयरिंग इनिशिएटिव्स लिए गए थे. उसके अलावा 66 इंडियन रिजर्व बटालियंस जो हैं उनको रीइंस्टेट किया गया था. CRPF बटालियंस जो हैं जैसे अलग अलग हैं, कोबरा बटालियन, बस्तरिया बटालियन, इन सबको डिप्लॉय किया गया था ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया से हटाया जा सके. ऑलराइट, सो दीज आर द इनिशिएटिव्स सो फार टेकन बाय द गवर्नमेंट. अब क्या और स्टेप्स हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है बेसिकली? सो द फर्स्ट वे फॉरवर्ड इज ऑगमेंटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल फोर्सेस. तो बेसिकली स्टेट्स जो हैं लॉ ऑर्डर में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो द एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोकल पुलिस फोर्सेस. इसलिए जो एम्फेसिस है वो बेसिकली लोकल पुलिस फोर्सेस को एम्पावर करने में, उनके मॉडर्नाइजेशन में, उनको आधुनिक हथियार प्रोवाइड करने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी इंटेलिजेंस इम्प्रूवमेंट में, इन सब चीज़ों में एम्फेसिस दिया जाना चाहिए. ऑप्टिंग इनोवेटिव मेजर्स, तो बेसिकली जो IED सबसे ज़्यादा एक्सप्लोड होते हैं, ये जो आग लगती है या बमबारी होती है बेसिकली नक्सलाइट द्वारा, वो IEDs का यूज़ करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो अगर इनोवेटिव मेजर्स लिए जाएँ तो इन IED बम विस्फोटों को रोका जा सकता है बहुत ज़्यादा. रैशनलाइजिंग द सरेंडर पॉलिसी, तो बेसिकली स्टेट शुड रैशनलाइज देयर सरेंडर पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग इनोसेंट इंडिविजुअल्स कॉट इन द ट्रैप ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इनटू मेन स्ट्रीम. तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं उनको अपनी सरेंडर पॉलिसी को रैशनलाइज करना चाहिए. जो नक्सलाइट्स अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उनको सज़ा जो उनकी रिक्वायर्ड पनिशमेंट है वो दें, उसके साथ साथ में जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जाल में फंस गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे मर्ज किया जा सकता है, उसके लिए वो अलग अलग स्टेप्स ले. ऑलराइट, रोल ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट, कि जो सेंटर स्टेट्स हैं उनको सिंक में या फिर साथ में कोहेरेंटली काम करना चाहिए ताकि रेडिकलाइजेशन को ख़त्म किया जा सके इंडिया से. ऑलराइट, सो दीज आर द मेजर स्टेप्स. और रोशनी, समाधान, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ग्रे हाउंड्स, ठीक है, ये सब जो हैं बेसिकली ये स्टेप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक लिए हैं. उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. रेड कॉरिडोर क्या होता है, नक्सलिज्म का जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड. तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सिप्री ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो $2.1 ट्रिलियन के आंकड़े को तक पहुंच गई है, विच इज़ अ रिकॉर्ड. ऑलराइट, पैंडेमिक के बावजूद वर्ल्ड की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है. ऑलराइट, अब इंडिया की रैंकिंग क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली. सो बेसिकली कि कितना जो 2017 में अगर बात करें तो यहाँ पर कितना जो स्पेंडिंग है वो कितनी बढ़ी है. जैसे $1796 बिलियन थी पहले. ऑलराइट, फिर अपने पास 1.7 बिलियन थी, 1.8 बिलियन थी. तो हर साल देखा जाए तो मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है और 2.1 ट्रिलियन के मार्क को हम पहुंच गए हैं, पार कर चुके हैं. ऑलराइट, नाउ सबसे बड़े जो 5 स्पेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? US, चाइना, इंडिया, UK एंड रशिया. और ये टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वर्ल्ड की उसका 62% अकाउंट करते हैं. UK और चाइना जो है वो अकेले 52% अकाउंट करते हैं फॉर द टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. ऑलराइट, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने $76.6 बिलियन की मिलिट्री स्पेंडिंग की 2021 में, एंड इट इज़ रैंक द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड.
ऑलराइट। 2020 से ये जो आंकड़ा है $76.6 बिलियन का, ये 0.9% ज़्यादा है, और 2012 के कंपैरिजन में ये 33% का इंक्रीमेंट दे रहा है। ठीक है। Amid ongoing tensions and border disputes with China and Pakistan that occasionally spill into armed clashes, India has prioritized the modernization of its armed forces and self-reliance in arms production. तो बेसिकली क्या है, जो चाइना पाकिस्तान के साथ में क्लैशेस चलते रहते हैं इंडिया के, तो इंडिया ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखा है और आत्मनिर्भर बनने का भी इनका टारगेट है। रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो रशिया ने अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में 2.9% से बढ़ाया, और उसका एक्सपेंडिचर था $65.9 बिलियन। ऑलराइट। यूक्रेन की बात करें तो इसने भी अपने डिफेंसेस बढ़ाए हैं बेसिकली रशिया के अगेंस्ट। इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग हैज राइजन बाय 72% सिंस द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014। रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था 2014 में, तो तब से लेकर यूक्रेन ने अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 72% तक बढ़ाई है। ऑलराइट। Spending fell in 2021 to $5.9 billion, but still accounted for 3.2% of the country's GDP. तो यूक्रेन ने 2021 में उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग $5.9 बिलियन थी, थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन फिर भी ये कंट्री की जीडीपी का 3.2% था। सो इट इज़ अ वेरी बिग फिगर। ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो मेजर स्पेंडर्स हैं, मिलिट्री स्पेंडर्स वर्ल्ड में, वो कौन कौन से हैं। इंडिया 3rd नंबर पे आता है, और उसके अलावा रशिया यूक्रेन, क्योंकि अभी यहाँ इनके बीच में वो युद्ध चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में भी हमने उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग भी डिस्कस करी। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA कोविड-19 वैक्सीन्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक सैन डिएगो कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, आर्क्टुरस थेरेप्यूटिक्स होल्डिंग, तो उसने एक वैक्सीन बनाई है ARCT-154। तो उसके जो फेज़ 1, 2 और 3 के ट्रायल्स हुए, उसमें कोविड-19 के खिलाफ उसने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। 95% प्रोटेक्शन दे रहा है ये टूवर्ड्स सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड डेथ, और जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है बेसिकली उस पर 55% प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब mRNA वैक्सीन होती क्या है कि ये क्या करती हैं कि बॉडी को मैनिपुलेट करती है, ट्रिक करती है कि बॉडी अपने खुद के वायरल प्रोटीन्स बनाए ताकि वो वायरस से फाइट कर सके। ऐसा कैसे करती हैं ये वैक्सीन्स? ये मैसेंजर RNA या mRNA का यूज़ करती है, जो कि DNA के इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करता है, एक्शन में लाता है। एक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि mRNA जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, यूज़ होता है। ऑलराइट। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ mRNA वैक्सीन? जो ये mRNA वैक्सीन हुई डेवलप की गई है, इसकी फंक्शनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो mRNA वैक्सीन डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, mRNA का एक सिंथेटिक वर्जन प्रोड्यूस किया, ठीक है, दैट अ वायरस यूजेस टू बिल्ड इट्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। तो बेसिकली वो सिंथेटिक वर्जन किया बेसिकली डेवलप mRNA का, जो कि एक वायरस द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने इन्फेक्शियस प्रोटीन डेवलप कर सके। The mRNA is delivered into human body whose cells read it as instructions to build that viral protein and therefore create some of the virus molecules themselves. तो बेसिकली ये जो mRNA है, सिंथेटिक mRNA, इसको ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जो सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी की, वो क्या करती हैं, ये इस तरह से ऐसा इंस्ट्रक्शन लेती है कि अच्छा ये mRNA ऐसे बोल रहा है कि खुद का वायरल प्रोटीन बनाए। तो बेसिकली खुद के ये वायरस मॉलिक्यूल्स डेवलप, वायरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डेवलप कर लेता है। ये प्रोटीन सॉलिटरी होते हैं, मतलब कि ये वायरस नहीं असेंबल नहीं होते हैं कि वायरस बन जाए। तो ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या करते हैं, फिर जो अगर वायरस इन्फेक्ट भी करता है तो उसके खिलाफ एक डिफेंस रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग mRNA बेस्ड वैक्सीन? तो बेसिकली mRNA वैक्सीन जो हैं वो बहुत सेफ मानी जाती हैं, क्योंकि mRNA जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन इंटीग्रेटिंग है, और बेसिकली जो सेल्यूलर मैकेनिज्म्स होते हैं, बेसिकली लाइसोसोम्स होते हैं, इनके थ्रू डिग्रेड भी हो जाते हैं एंजाइम्स के थ्रू। एफिशिएंसीज की बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट बीइंग ट्रांसलेटेबल इनटू प्रोटीन स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस जो सेल साइटोप्लाज्म में प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ये उसको रेप्लिकेट कर लेता है, उसमें अपने आप को ढाल लेता है। Additionally, mRNA vaccines are fully synthetic and do not require a host for growth. तो बेसिकली mRNA vaccines जो हैं वो fully synthetic हैं और इनको ग्रोथ के लिए होस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इनको बैक्टीरिया या कोई वेक्टर वैसा कुछ भी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है।
All right, they can be quickly manufactured inexpensively to ensure their availability and accessibility for mass vaccination. तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं और क्विकली मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी का इशू भी नहीं है और मास वैक्सीनेशन के लिए इनकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ईजी है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड ट्रेडिशनल वैक्सीन? तो mRNA वैक्सीन का बेसिकली जो कंपोनेंट होता है, वैसे हमने बात करी, मैसेंजर RNA होता है जो कि प्रोटीन का ब्लूप्रिंट होता है. ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल वैक्सीन में बेसिकली एक इनएक्टिव माइक्रोबियल प्रोटीन होता है. ठीक है, प्रोडक्शन बात करें तो mRNA वैक्सीन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या फास्टर होता है बिकॉज mRNA मॉलिक्यूल्स आर इजी टू प्रोड्यूस, जबकि ट्रेडिशनल वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इसमें होता है. प्रोसेस की बात करें तो वही कि कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू द आर्म and they serve, the mRNA serves as instruction for the body to make microbial protein. तो आर्म में इसको इंजेक्ट किया जाता है और जो mRNA है वो माइक्रोबियल प्रोटीन या वायरल प्रोटीन जो है बेसिकली कोविड-19 के केस में वो बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स को लैब में बनाया जाता है और फिर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आर्म में इंजेक्ट किया जाता है. ऑलराइट, दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. हमने डिस्कस किया कि mRNA वैक्सीन्स काम कैसे करती है, कौन सा वेरिएंट नया आया है जिसमें कि एफिकेसी बहुत हायर देखी गई है, एडवांटेजेस क्या हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स के रिस्पेक्ट में mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है, ये सब हमने डिस्कस किया. सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़.